हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाठ 2 विष के दांत पढ़ेंगे। विष के दांत पाठ के लेखक कहानीकार हैं नलिन विलोचन शर्मा, जो हमारे बिहार के ही थे और जन्म से वे भोजपुरी भाषी ही थे। उनके पिता महान विद्वान पंडित रमावतार शर्मा थे और इनकी कहानियों में, इनके निबंध में एक विशेष जो नई कविता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यह बाकी अन्य कवियों और लेखकों से इन्हें अलग करता है। यह आधुनिक शैली में अपनी रचनाएं करते थे। यहाँ जो कहानी दी गई है विष के दांत, उनके कहानी संग्रह से ली गई है। इस कहानी में उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों के अंतर्द्वंद को बड़ी खूबी से दिखलाया गया है। कैसे जो बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग होते हैं, अपने अधीन जो नौकरी पेशा गरीब या मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, उनका किस तरह वे मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं। किस तरह की बहुत सारी विसंगतियां बड़े बड़े संभ्रांत और जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनके यहाँ हुआ करती है। इस पाठ में हम बहुत बेहतर ढंग से उसके बारे में जानेंगे और कई उदाहरण देखेंगे। यह कहानी है सेन साहब की। सेन साहब एक संभ्रांत अभिजात्य वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनके बंगले में नई नई कार आई है जो बिल्कुल नए मॉडल की है। उस समय वह 7,500 में आई है, बड़ी खूबसूरत है। और उन्होंने अपने क्लीनर को, शोफर को, ड्राइवर को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी उस खूबसूरत सुंदर नई मॉडल की गाड़ी के पास फटके नहीं। सेन साहब की 5 लड़कियां थीं और पांचों बड़ी सुशील थीं, बहुत तहजीब और तमीज वाली थीं। सेन साहब को बुढ़ापा में एक लड़का हुआ जिसको वे खोखा करके बुलाते थे। वही सेन साहब और सेन साहब की पत्नी मिस्टर और मिसेस सेन अपने ही घर में अपने ही बेटे बेटियों के साथ अलग अलग व्यवहार करते थे। उनकी बेटियां बहुत संस्कारी थीं, जैसा कि बताया गया है कि तहजीब और तमीज वाली थीं। उन लड़कियों में ऐसी बहुत सारी बातें थीं जिन्हें देखकर सोसाइटी वाले, मोहल्ले वाले अपने बच्चों के सामने उदाहरण देते थे कि एक सेन साहब की लड़कियां हैं और एक तुम लोग हो। लेकिन जहां लड़कियों का सवाल था, वह बिल्कुल उनकी शिक्षा दीक्षा बिल्कुल अलग थी। इसके विपरीत खोखा की परवरिश अलग ढंग से हुई थी। खोखा शुरू से ही दुर्ललित स्वभाव का था, बहुत जिद्दी था और उसको प्यार दुलार में सेन दंपति ने बिगाड़ दिया था। वे चाहते थे कि खोखा बड़ा होकर इंजीनियर बने। जब भी उनके दोस्त थे, रिश्तेदार आते थे, सभी के सामने वह बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे कि मैं अभी से इसे इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बढ़ई मिस्त्री के साथ इसको घंटों समय देता हूँ और आगे चल के यह बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। यहाँ तक कि अगर कोई वह खिलौने तोड़ देता था या कोई सामान बर्बाद कर देता था, तो भी चुपचाप सेन साहब जो थे मुस्कुराते रहते थे और लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यह देखना चाहता है कि इस खिलौने के अंदर क्या है। यह जन्मजात इंजीनियर है और आगे जाकर यह बहुत बड़ा इंजीनियर भी बनेगा। जब अपने
मित्र मंडली में इस बात की वे चर्चा करते थे तो एक पत्रकार महोदय थे जिन्होंने खोखा के दुर्ललित स्वभाव को, उसके जो बदतमीजियां थीं, उसकी जो उदंडता थी, उसको वे बड़ी गहराई से परखते थे और कहते थे कि मेरा बेटा चाहे जो बने लेकिन एक जेंटलमैन जरूर बनेगा। सारे मित्र आपस में बात कर रहे थे ड्राइंग रूम में और तभी बाहर शोरगुल की आवाज आई। सभी बाहर निकले तो देखे कि उनकी जो नई मॉडल की कार है उसे एक छोटा सा बच्चा छूने की कोशिश कर रहा है और उनका शोफर उसे भगा रहा है, उसको उस कार से दूर ढकेल रहा है। दोनों आपस में उलझे हुए थे। वह बच्चा मदन था जो गिरधर का बेटा था। वह गिरधर उनके फैक्ट्री में एक किरानी था और सेन साहब के अहाते में जो आउट हाउस था उसी में वह अपने परिवार के साथ रहा करता था। बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी। एक छोटा सा बच्चा जिज्ञासावश बार बार वह कार को छूता है और शोफर उसे मना करता है, लेकिन यह बात सेन दंपति के लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तक कि बाद में आने पर गिरधर से वे उसके बच्चे की, मदन की शिकायत करते हैं और गिरधर जो है रात में बहुत बुरे तरीके से उसे पीटता भी है। उसके पीटने पर वह बिल्कुल जानवरों की तरह चिल्लाता है, लेकिन कोई उस बच्चे को बचाने नहीं जाता है। यहाँ तक कि सेन साहब गिरधर से कहते हैं कि अपने बच्चे को संभालो, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर जानता था कि मेरा बच्चा अबोध है, उसको समझ नहीं है, वह बिल्कुल मासूम है, लेकिन सेन साहब के सामने वह सर झुकाकर सारी बात सुना करता था और घर पर जाकर वह उसकी इतनी पिटाई करता था कि मोहल्ले के लोग जो हैं वह बिल्कुल आतंकित हो जाते थे। सेन दंपति को लगता था कि अच्छा करता है गिरधर कि अपने बच्चे को मारता है और यह आगे जाकर सुधर जाएगा। दोनों एक ही उम्र के थे। खोखा और मदन दोनों एक ही उम्र के थे, दोनों बच्चे थे। खोखा के साथ अलग व्यवहार था, मदन के साथ दुर्व्यवहार था। यह बहुत दिनों तक छोटी छोटी घटनाएं चला करती थी बच्चों को लेकर, लेकिन गिरधर अपने ही बच्चों को मारता था, पीटता था और वह सेन साहब से कभी प्रतिकार नहीं करता था। एक बार ऐसा हुआ कि दोनों बच्चे, मदन तो बाहर खेल ही रहा था मोहल्ले वालों के बच्चे के साथ, साथ ही साथ जो काशू था खोखा, वह भी अपने चहारदीवारी से बाहर निकल गया और उसने जाकर बाहर मदन और उसके दोस्तों से कहा कि मुझे भी लट्टू दो, क्योंकि उस समय बच्चे जो हैं लट्टू घुमा रहे थे, लट्टू नचा रहे थे। मदन को लगा कि चहारदीवारी के अंदर यह अपने घर का मालिक है, चहारदीवारी के बाहर मैं जैसे चाहूँगा वैसे मेरी हुकूमत चलेगी, और उसने उसे देने से मना कर दिया। दोनों बच्चों में उस लट्टू को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, उठापटक होता है और इस लड़ाई में, मारा पीट में काशू के एक दांत टूट जाते हैं और दांत टूटने के बाद वह बिल्कुल घबराकर अपने माता पिता के पास भागता है। इसमें एक पंक्ति भी है कि जब यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले की और गली के कुत्ते की लड़ाई थी, तो निश्चित रूप से काशू को एक कृत्रिम परिवेश मिला था, लेकिन मदन ने पाला था तो एक बंगले के पिल्ले से ज्यादा मजबूत गली का कुत्ता होता है, और दोनों में जब उठापटक होती है तो मदन जीत जाता है, लेकिन वह डर जाता है कि अब घर पे जाऊंगा तो घर पर मुझे बहुत मार पड़ेगी, इसलिए वह दिन भर इधर उधर भटकता है, छुपता है,
जब रात होती है, उस अबोध बच्चे को भूख लगती है तो वह सोचता है कि घर में जाऊं और चुपचाप जाकर के कुछ खा कर के आऊं। लेकिन जब घर में जाता है तो अपने माता पिता की बातें सुनता है और उसे लगता है कि आज तो मेरी पिटाई निश्चित है। जब वह अंधेरे में अपने घर में घुसने की कोशिश करता है, उसके पांव से एक बर्तन टकराता है। उसके माता पिता गिरधर और उसकी पत्नी अपने बच्चे को देखते हैं। गिरधर कहता है कि वाह बेटा, तुमने तो यह कर दिखाया जो मैंने आज तक नहीं किया। तुमने खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले, यह बहुत अच्छा किया। तो एक जो उसके अंदर का गिरधर का जो वर्षों वर्षों का जो शोषण का, अत्याचार का जो अंदर आक्रोश था, वह अपने बच्चे के सामने निकलता है। वह अपने बच्चे को गोद में उठाता है, उसका माथा चूमता है, उसको शाबाशी देता है और कहता है कि जो मैं न कर सका तूने कर दिखाया। क्योंकि कई वर्षों का उसके जीवन से जुड़ा हुआ उसकी पहले की जो पीढ़ी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण और अत्याचार सहते सहते एक मन में आक्रोश की भावना पनप गई थी। लेकिन गिरधर अपनी रोजी रोटी आजीविका के डर से सेन साहब के सामने कोई प्रतिकार नहीं करता था। लेकिन जब बच्चे ने ऐसा कर दिखाया तो उसके अंदर जो आक्रोश की ज्वाला थी वह फूट पड़ी। इसमें एक पंक्ति भी है कि महल वाले और झोपड़ी वाले में जब लड़ाई होती है तो जीत अक्सर महल वाले की ही होती है। ऐसा यह इस पाठ में यह बात सिद्ध भी होती है। शोफर चाहता तो उस छोटे से बच्चे को समझा बुझाकर हटा भी सकता था, क्योंकि जिस वर्ग से गिरधर आता था उसी वर्ग से, उसी शोषित वर्ग से वह शोफर और ड्राइवर भी आता था। लेकिन शोफर ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की और सेन साहब के सामने अपने कुशलता को दिखाने के लिए गिरधर के सामने गिरधर को उसने डांट सुनवाया और अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए अपनी ही झोपड़ी वाले से उसने लड़ाई मोल ली। तो जब आपस में संगठन होता है झोपड़ी वाले में, तभी महल वाले हारते हैं। लेकिन अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए झोपड़ी वाले महल वालों के साथ मिल जाते हैं और अपनी ही बिरादरी से वे गद्दारी करते हैं। तो इस पाठ में बहुत सारी विसंगतियां हैं, समस्याएं हैं, जिसे कहानीकार ने हमारे सामने रखा है। तो इस पाठ में कुछ सप्रसंग व्याख्या भी है जो मैंने कुछ बताया, और कुछ जो बाकी है जो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा उसे रेखांकित करोगे और अपने जो नोटबुक है उसमें नोट करोगे। इससे संबंधित जो प्रश्न है उसे बना लोगे। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो भाषा संबंधी प्रश्न है तो उसे मैं कोशिश करूंगी कि उसे लिख करके तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूं। तो ठीक है बच्चों, प्रश्न उत्तर बना लोगे, जो नहीं समझ में आया होगा उसको अलग नोट कर लोगे। ठीक है, धन्यवाद।